बीएसपीएसएल के आंदोलन का नेतृत्व करेंगे राजेश जी। राजेश जी के मार्गदर्शन पर बीएसपीएसएल की परीक्षा कराने के लिए महा आंदोलन का आयोजन किया जाएगा। अविलंब परीक्षा होनी चाहिए। मेरा भरपूर आशीर्वाद आपके साथ है। आज का पहला प्रश्न है, एक संतुलित 3 फेज इंडक्शन मोटर में एस स्लिप पर वह क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। आप सब जानते हैं हमारी स्लिप 0 होती है यदि मशीन अस्थिर रहता है। तो क्या होती है साहब? यदि मशीन अस्थिर रहती है तो मेरा स्लिप क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मशीन गति कर रहा है, इसीलिए स्लिप का मान कुछ ना कुछ हमें प्राप्त होगा। अब ओमेगा इसकी सिंक्रोनस गति है कि इसकी साहब स्टेटर एमएमएफ और रोटर एमएमएफ के बीच का रिलेटिव स्पीड पूछ रहा है। यानी यहां पर आपको यह समझना है कि मेरे स्टेटर का जो एमएमएफ है वह, आइए अगला प्रश्न है, 12 ध्रुवी इंडक्शन मोटर की आवृत्ति कितनी है? 60 हर्ट्ज है। इसकी सिंक्रोनस गति क्या होगी? क्वेश्चन बड़ा कठिन है। आपको फ्रीक्वेंसी कह दिया है 60 हर्ट्ज, और ध्यान दीजिएगा हमारे पास पोल कितना है? 12 है। एनएस बराबर जानते हैं 120 एफ/पी होता है। यहीं से विद्यार्थी आप ऐसा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? मेरा एफ बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एफ बराबर होगा एनएस इंटू पी अब बटा 120। होगा कि नहीं होगा? अब हम लोगों को पूछा है क्या साहब निकालने के लिए? स्पीड निकालने के लिए। तो हमारे पास फॉर्मूला सामने जो है एनएस वाला, उसी का हम यूज करेंगे। अब यहां से आप क्या कर दीजिए, एनएस निकालना था 120 गुना कर दीजिए 60, अब बटा कर दीजिए 12। कितना हो गया? 12 पचे 60, 600 कितना हो गया? 600 आरपीएम आपका आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा देंगे? ए दे देंगे। क्या है साहब? ऑप्शन नंबर ए दे देंगे। चुंबकीय क्षेत्र जो घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र है, जब स्टेटर का एमएमएफ एनएस पर घूम रहा है, रोटर की गति अलग होती है और रोटर में विकसित हमारे एमएमएफ की गति क्या होती है? वो अलग होती है। तो रोटर में विकसित जो एमएमएफ है वह भी किसके बराबर हो जाती है? आपके स्टेटर एमएमएफ की गति एनएस के क्या हो जाती है? बराबर। अगर पूछता मेरा स्टेटर एमएमएफ और रोटर की गति, तब तो हम एनएस माइनस एनआर कर देते विद्यार्थी, जो कि आपकी क्या हो जाती? स्लिप स्पीड हो जाती। जो क्या हो जाती? स्लिप स्पीड हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं है। यहां स्टेटर एमएमएफ और रोटर एमएमएफ के बीच की गति है, यानी आप क्या करेंगे? एनएस माइनस एनएस करेंगे, जो कि बिल्कुल आपकी 0 हो जाएगी। हम ऑप्शन लेंगे डी नंबर। चलिए, बीएसपीएसएल के आंदोलन का नेतृत्व करेंगे राजेश जी। राजेश जी के मार्गदर्शन पर बीएसपीएसएल की परीक्षा कराने के लिए महा आंदोलन का आयोजन किया जाएगा। अविलंब परीक्षा होनी चाहिए। मेरा भरपूर आशीर्वाद आपके साथ है। समझे कि नहीं? स्वाभाविक सी बात है। पूरा संभालने की जिम्मेदारी राजेश जी की रही। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? 600 आरपीएम। आइए अगला बड़ा अच्छा प्रश्न है, पिंजरा प्रारूपी प्रेरण मोटर में ताम्र हानि कम होती है। ये बात तो बिल्कुल सही है साहब, क्योंकि यहां पर हम लोग वाइंडिंग का प्रयोग नहीं करते। किसका प्रयोग करते हैं? या हम लोग कंडक्टर का प्रयोग करते हैं। समझे कि नहीं? आइए साहब, बार का प्रयोग करते हैं, सरिया का प्रयोग करते हैं। वो कॉपर या एल्युमिनियम दोनों का हो सकता है। पिंजरा प्रारूपी मोटर में अच्छा अंतराल कारक एवं ओवरहैंग निकला होता है। स्वाभाविक सी बात है साहब। कहने का मतलब है कि इसमें आपका क्या होता है, हमारी जो लीकेज फैक्टर है वह आपकी ठीक ठाक होती है, और कह रहा ओवरहैंग एक्स्ट्रा आपका क्या होता है? संरचना मेरा बढ़ा हुआ रहता है। अब यहां पर गौर करिए, आर की बातें बिल्कुल सही है, ठीक है, ये गलत है साहब, ए मेरा सही है। लेकिन ए की सही व्याख्या आर नहीं कर रहा है, तो उत्तर कौन सा लीजिएगा? ए सही है, आर इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए साहब, अच्छा यहां सही कर रहा है? ना ना, डी होगा विद्यार्थी। मुझे लगा कि यहां नहीं लिखा हुआ है। ऑप्शन डी होगा सही,
ए की बातें सही है, आर उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। चलिए, ए नहीं हो पाएगा। आर सही कहां से है? आर तो खुदे गलत है। ठीक है, चलिए, एसर्शन रीजन है, इसीलिए ध्यान दीजिएगा, एसर्शन रीजन है तो दोनों का संबंध लेके चलना पड़ेगा। हाँ, व्याख्या नहीं कर रहा इसीलिए गलत बात है, समझे कि नहीं? एसर्शन रीजन है इसीलिए आपको वो लेके चलना पड़ेगा। कथन दोनों रहता, गौर कीजिएगा बात को, कथन एक कथन दो रहता, तब तो कथन कथन गलत है तो दोनों गलत है, या दोनों में कोई एक गलत एक सही है। एक एसर्शन है, दूसरा रीजन है। तो जब एसर्शन रीजन है तो रीजन सही नहीं है, मतलब एक्सप्लेनेशन प्रॉपर नहीं कर रहा है, उस भाषा को लेकर हमको उत्तर देना पड़ेगा। चलिए साहब, आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इंडक्शन मोटर का स्लिप है 0.25, स्पीड है ns कितना साहब? ns का मान है आपके पास 600, ध्यान दीजिएगा क्या है? 600। उसके बाद स्लिप आपका कितना है? 0.25 है। ठीक है, अब मोटर का गति आपसे पूछा है, कितना क्वेश्चन बन जाएगा जी? बताइए। एनआर बराबर होता है ns इंटू 1 माइनस एस। क्या होता है? ns इंटू 1 माइनस एस। अब जल्दी आइए साहब, 600 इंटू 1 माइनस 0.25 बराबर 600 गुना 0.75 कितना हो जाएगा? कितना हो रहा है? 450 आ रहा है। तो हम किसके साथ आगे बढ़ जाएं? ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? चलिए आइए साहब जी, अगला प्रश्न। बड़ा ही कठिन क्वेश्चन सब आज आ गया है ना ये। कह रहा एक प्रेरण मोटर में सिंक्रोनस गति के समीप की गति पर मोटर में बला घूर्ण। अब जब मेरी मशीन सिंक्रोनस के समीप गति करेगी, यानी आपका एनआर जब एनएस के लगभग बराबर हो जाएगा, ऐसे सिचुएशन में आपकी स्लिप का मान लगभग 0 के बराबर होगा कि नहीं होगा? एनएस माइनस एनएस बता एनएस यानी 0 बता एनएस मतलब 0 नेचुरली है। अब थोड़ा सा कम है तो 0 ना होकर के 0.001 होगा, 0.002 होगा, यही ना हो सकता है। मेरे स्लिप का मान न्यूनतम हुआ कि नहीं हुआ? ड्रीम11 साहब ध्यान दीजिएगा, स्लिप का मान न्यूनतम हुआ कि नहीं हुआ? अब जब स्लिप का मान क्या हो गया साहब? न्यूनतम हो गया, गौर करिएगा, तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग क्या जानते हैं? मेरा जो साहब टॉर्क होता है स्लिप के समानुपाती होता है जब यह न्यूनतम हो, और ऐसी स्थिति में मेरा कर्व कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है। क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है। इसीलिए हम सही उत्तर क्या दे दें? ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेट लाइन। यही बड़ा रहेगा तब इनवर्सली चलिए आइए साहब आगे बढ़ते हैं। बिना लोड के एक 3 फेज इंडक्शन मोटर को बिना लोड के 3 फेज इंडक्शन मोटर को रेटेड वोल्टेज से क्या किया हमने? आधे पर चलाया है। मेरा वोल्टेज सरकार ध्यान दीजिएगा V है, इसको क्या कह रहा है? V/2 पर हमने चलाया है। तो क्या हो जाएगा? आप लोग जानते हैं मेरी टॉर्क वोल्टेज के वर्ग के क्या होती है? समानुपाती, पहली बात। दूसरी बात आप जानते हैं मेरे टॉर्क के व्युत्क्रमानुपाती कौन होता है? मेरी गति हो जाती है। टॉर्क क्या हो जाती है? व्युत्क्रमानुपाती हमारी गति हो जाती है। अब सिचुएशन ऐसा है साहब कि दोनों चीजें आपके बीच जो हैं, इसमें क्या हो रहा है? अब कह रहा है कि आपूर्ति से जोड़ा जाए तो क्या होगा? स्पीड और स्टेटर करंट दोनों में नेचुरली क्या हो जाएगी साहब? कमी, क्योंकि वोल्टेज जब आपका घट रहा है तो स्टार्टिंग करंट में भी कमी हो रही है, और जब इसमें कमी हो रही है तो नेचुरली आप देख रहे हैं मेरा जो है स्वाभाविक सी स्थिति है, तो नेचुरली आपका क्या हो जाएगा? स्पीड और करंट दोनों के मान में कमी हो जाएगी, दोनों में डिक्रीमेंट आ जाएगा। चलिए साहब, क्योंकि मेरा स्पीड समानुपाती डायरेक्ट हो जाता है किसके? वोल्टेज के। यह रिलेशन भी आप ध्यान रखिएगा। जब मेरा वोल्टेज घटा तो नेचुरली मेरी स्पीड घटी, और मेरा वोल्टेज जो है समानुपाती किसके होता है? करंट के। वोल्टेज घटा तो करंट भी घटी। तो इसीलिए साहब इन संबंधों को ध्यान में रखकर हम बी नंबर को क्या करेंगे? सही करेंगे। चलिए अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है
4 पोल का 400 वोल्ट का 60 हर्ट्ज का 1750 आरपीएम पर चलने वाला 3 फेज इंडक्शन मोटर है। 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आपूर्ति पर जोड़ा गया है। मोटर की अवस्था क्या होगी? साहब जी पहले 60 हर्ट्ज पर चला रहे थे, अब 50 हर्ट्ज कर दिए। आप जानते हैं मेरा स्पीड फ्रीक्वेंसी के क्या होता है, समानुपाती होता है। और जब हमारा 60 हर्ट्ज था तब तो मेरी स्पीड थी 1750 आरपीएम। अब क्या हो गई? 50 हर्ट्ज हो गई। तो जब फ्रीक्वेंसी घटी है तो मेरा स्पीड भी घटेगा कि नहीं घटेगा? है कि नहीं है? तो यानी आप पहले 4 पोल पर 60 हर्ट्ज पर 1750, 4 पोल पर 50 हर्ट्ज पर कितना? 1500। तो 60 हर्ट्ज पर 4 पोल पर 1750 में घूम रही है रोटर, ठीक है ना? आज जब 50 हर्ट्ज पर 4 पोल होगा तो 1500 सिंक्रोनस हो जाएगा, 1500 से ना कम हल्का हो जाएगा रोटर। तो यानी आपकी क्या हो जाएगी? 1750 से कम गति पर चलेगी। फ्रीक्वेंसी घटा तो मेरी गति भी घट गई, तो 1750 से कम गति पर चलेगी। नेचुरली भी आप करिए लीजिएगा तो ये वही ना होगा। NS बराबर 120 गुना आपका 50/4 क्या हो जाएगा? 50/4 यानी आपका 1500 क्या हो गया? आरपीएम, ठीक है। और आप जानते हैं मेरा NR तो NS से कम न होता है, तो अगला का गति जब भी होगा तो 1500 से भी क्या होगा? कम। अब 1500 से जब कम हुआ तो जरा मुझे बताइए क्या ये 1750 से कम नहीं हुआ? 100% हो गया। तो फ्रीक्वेंसी घटी, मेरा गति भी घट गया। 4 पोल 450 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर 1425 आरपीएम पर चल रहा है। मोटर के रोटर धारा की आवृत्ति बता दीजिए। ये थोड़ा कष्टदायक प्रश्न पूछ दिया है। सबसे पहले हम देख लें, सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। क्या है साहब? सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। मेरे पास एनआर दे दिया है 1425 आरपीएम। साहब हम एनएस निकाल सकते हैं, बिल्कुल 120 F/P कर दीजिए। 120 गुना F का मान 50 है बटा पोल 4 है। 1500 आरपीएम आपका क्या निकल गया? एनएस निकल गया। अब हम क्या निकालें साहब? स्लिप निकाल लेते हैं। स्लिप का मान क्या होता है? एनएस माइनस एनआर बटे एनएस होता है। एनएस आपका 1500, एनआर आपका 1425 बटा नीचे 1500 बराबर 75 बटे 1500 है ना? कितना हुआ विद्यार्थी जी? 0.05 हो गया। बिल्कुल सही कहा, 0.05 आ गया। अब आपको रोटर फ्रीक्वेंसी एफआर पूछ रहा है, कितना होता है? एस इंटू एफ होता है। एस के जगह पर 0.05, एफ के जगह पर क्या कर दिए? 50, कितना हो जाएगा? 2.5 हर्ट्ज हो जाएगा। हम किसके साथ आगे बढ़ जाएं? ऑप्शन नंबर सी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आइए साहब, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, चलिए आगे बढ़ें। अगला बड़ा मजेदार प्रश्न है। कह रहा है 3 फेज प्रेरण मोटर के स्टेटर लेमिनेशन की मोटाई रोटर की तुलना में क्या होगी? साहब जी रोटर में फ्रीक्वेंसी एफआर जो है वो ऑलवेज लेस किससे होता है? मेरे सप्लाई फ्रीक्वेंसी एफ से होता है। और आप सबको मालूम है मेरी जो साहब एडी करंट लॉसेस हैं वह निश्चित रूप से लेमिनेशंस के आधार पर कम होती हैं। थीन लेमिनेशन करके हम क्या करते हैं? एडी करंट लॉस को कम करने का काम करते हैं। और आपकी एडी करंट लॉस कहीं ना कहीं आपने जाना है कि फ्रीक्वेंसी के भी क्या है? समानुपाती है। कहां पर आपका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? स्टेटर में। तो आपके स्टेटर में क्या होगा? लॉस होगा अधिक। और आपके रोटर में लॉस क्या होगा? कम। रोटर में लॉस क्या होगा? कम, क्योंकि रोटर का फ्रीक्वेंसी क्या है? कम। तो कौन सा जवाब दीजिएगा? स्टेटर लेमिनेशन की मोटाई रोटर लेमिनेशन से क्या होगी? कम होगी, क्योंकि जितना कम लेमिनेशन करेंगे उतना हम ज्यादा क्या करेंगे? लॉसेस को मिनिमाइज कर पाएंगे। इसलिए उत्तर कौन दीजिएगा सरकार? ए। स्टेटर लेमिनेशन की मोटाई रोटर लेमिनेशन से कम होती है। चलिए साहब जी, प्रेरण मोटर के केस में रोटर का स्टेटर के साथ मैग्नेटिक लॉकिंग को कैसे कम किया जा सकता है? जल्दी बताइए। तिरछा कंडक्टर का यूज करके, रोटर को कैसा करके? एस्क्यूड करके हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें तो इंटरपोल का यूज नहीं होगा। इंटरपोल का यूज डीसी मशीन में होगा, दो मुख्य पोल के बीच में होगा साहब, ये ध्यान रखिएगा। चलिए
तो हमारा सही उत्तर इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। साहब जी, प्रेरण मोटर को एक और नाम से जाना जाता है विद्वानों। आप जानते हैं मेरा प्रेरण मोटर का रोटर हमेशा ns से कम गति पर घूमता है। ऐसी मशीन जिसके रोटर की गति सिंक्रोनस से कम होती है उसे असिंक्रोनस मशीन कहते हैं। यानी क्या कहते हैं साहब? एसिंक्रोनस मशीन कहते हैं। तो मेरा जवाब क्या होगा? अतुल्यकालिक मोटर। और अतुल्यकालिक मोटर मेरा कौन सा है? 3 फेज IM है, क्योंकि इसका रोटर कभी भी NS पर घूमता नहीं है साहब, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न हो गया। अगला क्वेश्चन है, 3 फेज प्रेरण मोटर की स्थिति में सिंक्रोनस गति होती है किसकी साहब? स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की। किसकी होती है? स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की गति आपकी क्या होती है? NS होती है। विद्वानों ध्यान रखिएगा, यह जो NS गति होती है इसी के कारण तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण हमारी यह मशीन क्या बन पाती है? सेल्फ स्टार्टिंग बन पाती है। क्या बन पाती है? सेल्फ स्टार्टिंग बन पाती है। यह कैसा एक्साइटेड है जी? सिंगल एक्साइटेड है। यह कैसा एक्साइटेड है? सिंगल एक्साइटेड है। यह ध्यान रखिएगा। तो व्हाट शुड बी राइट आंसर? जल्दी बताइए। स्टेटर फ्लक्स की गति ही सिंक्रोनस गति के समान होती है। अगर प्रेरण मोटर में लोड टेस्ट के दौरान 200 वोल्ट का लाइन वोल्टेज से 10 एम्पीयर की धारा मिल रही है और 300 वाट का पावर मिल रहा है नो लोड टेस्ट में, तो स्टेटर कोर हानि कितना हो जाएगा? आप सब जानते हैं नो लोड टेस्ट का जब आयोजन होता है तो नो लोड पावर का जो इनपुट होता है वही किसके समान हो जाता है? मेरे कोर लॉस के समान हो जाता है। प्राय यही आपने अपने मानव जीवन काल में पढ़ा है साथियों। बिना कुछ सोचे समझे आंसर बता दीजिए सरकार। क्या कहिएगा विद्यार्थी जी? 300, यानी W0 मस्ट बी इक्वल टू PI हो जाती है। इसीलिए सरकार स्टेटर कोर हानि हम किसको ले लें? 300 वाट को ले लें। कलम उठाने का भी कई बार जरूरत नहीं पड़ता है। चलिए साहब जी, हाँ एक छोटी सी बात और आपको बता दें, कई सारे विद्वान छात्रों का जो है अनुभव हमसे साझा किया गया है कि सामने में जब क्वेश्चन रहता है तो विद्यार्थी उसको तुरंत बना लेता है, कैच कर लेता है, भाषा भी समझ लेता है। लेकिन वही क्वेश्चन जब स्क्रीन पर आता है तो बच्चे की इफिशिएंसी गड़बड़ा जाती है और वह विद्यार्थी समय भी ज्यादा लेता है और वह डिसाइड नहीं कर पाता है कि क्या तरीका यूज करें। तो इसीलिए साथियों इस कारण आपकी क्षमता 5 से 15% परीक्षा में घट जाती है। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग स्क्रीन पर परीक्षा देने का अभ्यास जरूर करें। समझ गए? आप लोग स्क्रीन पर परीक्षा देने का अभ्यास करें। ये अभ्यास आप कैसे कर सकते हैं? तो ऑनलाइन जिनके पास भी कोर्सेस है वो लैपटॉप अगर रखे हुए हैं तो आपको कहीं भी भाड़ा पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप अपने लैपटॉप को चालू करिए, अब माउस यूज करके और उस पर से आप हल कीजिए। सबसे सस्ता का यही साधन है। यदि आपके पास मान लीजिए मोबाइल भी है तो आजकल विद्यार्थी लोग तो मोबाइल रखता है, बहुत तरह तरह का मोबाइल रखता है, उसमें भी माउस क्या हो सकता है? लग सकता है। तो आप उसमें भी लगा के कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर ये सब फैसिलिटी नहीं है आपके पास, बहुत सारा बच्चा टैब रखता है कि नहीं है, तो उसमें भी आप माउस का कनेक्शन करके कर सकते हैं। अगर ये तीनों फैसिलिटी नहीं है तब अंत में आपको जिस तरह की फैसिलिटी है मार्केट में उसका पता करके और उससे कम से कम मुझे लगता है कि 20-25 टेस्ट का जरूर प्रैक्टिस आप करिए, क्योंकि समय नजदीक आ गया है, परीक्षा नजदीक आती जा रही है, जिससे आपकी इफिशिएंसी बनी रहेगी। समझे कि नहीं? ये बहुत अनुभवी छात्रों का मेरे पास फीडबैक आया है, आप लोग भी इसको महसूस करते होंगे। समझे कि नहीं? साहब के साथ भी दिक्कत इसलिए आई थी कि साहब सब दिन ऑफलाइन टेस्ट दिए और ऑनलाइन में साहब जो है लंबे समय बाद गए, इसलिए माउस वगैरह में उनको संचालन में दिक्कत आई, नई टेक्नोलॉजी के साथ तालमेल उतना नहीं बैठा पाए, इसीलिए थोड़ी सी कष्ट झेलनी पड़ी। चलिए साहब, प्रेरण मोटर की बलाघूर्ण सर्पी अभिलक्षण में यानी टॉर्क स्लिप अभिलक्षण में सिंक्रोनाइजेशन के समय सामान्य गति पर टॉर्क क्या होता है? बताइए साहब जी। टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स की चर्चा हो रही है, जरा सा दिमाग लगाइए और आंसर बताइए। क्या होता है? ऐसी स्थिति बनती है शुरू में है लीनियर। क्या हो गया साहब? लीनियर, यानी मेरा स्लिप और टॉर्क आपस में एक दूसरे के क्या है? समानुपाती है। बाद में जब स्थिति बदलती है, जब स्लिप का मान बढ़ता चला जाता है, वैसे सिचुएशन पर भी समानुपाती होती है। तो क्या जवाब दीजिएगा? सीधे समानुपाती हो जाती है।
रोटर परिपथ में ईएमएफ को प्रेरित करके प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण की विधि में यदि आरोपित वोल्टेज रोटर ईएमएफ के क्या हो जाए, उल्टा फेज में हो जाए, अपोजिट फेज में हो जाए, तब आप क्या स्थिति देखेंगे और क्या करेंगे, जरा सोचिए और बताइए क्या हो जाएगा साहब। कह रहा है रोटर में हम लोग क्या किए, ईएमएफ प्रेरित करके, यानी रोटर में आपने वोल्टेज दे करके तब क्या किया, स्पीड को कंट्रोल करने का काम किया। ठीक है, क्या किया, स्पीड को कंट्रोल करने का काम किया, अच्छी बात है। लेकिन हुआ क्या आपके साथ सिचुएशन, रोटर के में जो आपने वोल्टेज दिया उसका फेज क्या हो गया साहब, अपोजिट हो गया। फेज क्या हो गया, अपोजिट हो गया, उल्टा हो गया, विपरीत हो गया। आप चाह रहे थे कि आर बाई बी दे, तो वहां क्या हो गया, आर बी वाई का व्यवस्था हो गया, फेज चेंज हो गई। अब फेज के परिवर्तित होने से क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए क्या हो सकता है। यही चार चीज है साहब, रोटर और उसमें भी हम जो है अगर कंसीडर करें, रोटर प्रतिबाधा बढ़ जाता है, प्रतिघात कम हो जाता है, ठीक है, रोटर प्रतिरोध कम हो जाता है। अब जरा देख लीजिए साहब जी, रोटर प्रतिरोध तो किसी भी हाल में कम हमारा नहीं होगा, प्रतिबाधा भी नहीं बढ़ेगी, यह भी नहीं होगा, क्या होगा, रोटर के रेजिस्टेंस में हो जाएगी साहब तुरंत वृद्धि, और आपके धारा के मान में व्यापक रूप से क्या हो जाएगी साहब, कमी हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इससे क्या होता है, हम मशीन की गति को ध्यान रखिएगा, जब मेरा R2 बढ़ने लगेगा तो नेचुरली आपके टॉर्क में भी क्या होने लगेगी, वृद्धि होने लगेगी। हम क्या कर सकते हैं, विस्तृत रेंज तक, क्या कर सकते हैं, विस्तृत रेंज तक गति का नियंत्रण करने में सक्षम हो जाते हैं। यह सिचुएशन पैदा होती है, तो आपको ध्यान रखना है, रोटर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। स्लिप रिंग मोटर में रोटर प्रतिरोध का प्रयोग करके स्टार्टिंग के दौरान रोटर परिपथ में प्रतिरोध क्यों बढ़ाया जाता है। स्लिप रिंग में आप जानते हैं कि एक्सटर्नल 3 रजिस्टर को हम जोड़ते हैं कार्बन ब्रश और स्लिप रिंग की मदद से। कितना स्लिप रिंग यहां लगाना पड़ता है, 3 स्लिप रिंग आपको यहां लगाना पड़ता है। इस रजिस्टर को जोड़ने के पीछे का क्या उद्देश्य है, सबसे पहला उद्देश्य है मेरे स्टार्टिंग करंट को कम करना, दूसरा उद्देश्य है मेरे स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाना, तीसरा उद्देश्य कहीं न कहीं है मेरा पावर फैक्टर को भी इंप्रूव करना, और चौथा उद्देश्य कहीं न कहीं है स्पीड को क्या करना साहब, स्पीड रेगुलेशन को बेहतर करना, यानी कि साहब गति का नियंत्रण करना। ये 4 हमको फायदे मिलते हैं। अब आप इसमें से हमको सोचकर बताइए कौन सा फायदा आप चूज कीजिएगा, कौन सा चयन कीजिएगा। स्टार्टिंग धारा कम करना और बलागुर को बढ़ाना, डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब इसमें हम लोग स्टार डेल्टा वगैरह का कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब सिर्फ यही काम से हमको इतना फायदा होता है तो वो सब झूठ मूठ का लगाने से कोई फायदा नहीं है। अगला प्रश्न है 7.46 किलोवाट की 85% क्षमता होने वाली 3 फेज इंडक्शन मोटर को 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई से जोड़ा गया है, इनपुट शक्ति निकाल कर बताइए। ऐसा क्वेश्चन कभी आपको टकराया है, शायद कहीं न कहीं टकराया है। देख लीजिए सरकार, हमारी आउटपुट पावर कितनी है, हमारी पी आउटपुट का मान है 7.46 किलो वाट, है ना। मेरी इफिशियंसी कितनी है, 85% है, ठीक है। अब आप जानते हैं परसेंटेज इफिशियंसी बराबर क्या होता है, आउटपुट पावर बटा क्या होता है, इनपुट पावर, गुना क्या हो जाता है, 100 होता है ना जी। चलिए तो साहब हम लोग कुछ दिमाग लगाते हैं, यहां से इनपुटे पावर न निकालना है, अब बाकी सब चीज तो आपको दिया ना हुआ है, इफिशियंसी दिया है, आउटपुट दिया है, सब चीज दिया है। अब आप क्या कीजिएगा, जल्दी बताइए, हम कर दें आउटपुट पावर गुना क्या कर दीजिएगा साहब, गुना की भाग बटा इफिशियंसी, यहां 100। चलिए वैल्यू बैठाइए, आउटपुट पावर आपका कितना है 7.46 है, बाकी 100, और नीचे आ जाइए साहब 0.85, बता दीजिए 8.776 किलोवाट, यानी आपका 8.78 राउंड फिगर करके सी नंबर आपका उत्तर हो जाएगा। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। विद्यार्थी जी कॉपी लेके आइए, कॉपी लेके आइए, नहीं तो वैसा कुछ व्यवस्था लेके आइए जिसमें आंसर आप लिख सकिए, नहीं तो फिर क्या होगा, ये पन्ना आया पन्ना गया वाला बात हो जाएगा, फायदा एकदम नहीं हो पाएगा, समझे कि नहीं। फिर उसके बाद आंदोलन होने लगेगा कि भाई पैसा ठग लिया, नौकरी नहीं हुआ, है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सच्चाई यह है कि 2156 को ही होना है, उससे ज्यादा का हो नहीं पाएगा। चलिए साहब अगला प्रश्न देखते हैं।
कह रहा 3 फेज इंडक्शन मोटर में क्षेत्र घूर्णन की दिशा पर निर्भर करता है। मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड का, मेरा जो चुंबकीय क्षेत्र है वह किसकी दिशा पर निर्भर करता है, बताइए जरा सा। किस पे निर्भर करेगा? सप्लाई वोल्टेज के फेज सीक्वेंस पर, सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर, पोल की संख्या पर, सप्लाई वोल्टेज पर। क्या होगा सही उत्तर जी? सप्लाई वोल्टेज का जो फेज सीक्वेंस होगा RYB, उसी के हिसाब से यह क्या होगा, तय होगा कि क्लॉकवाइज घूम रही है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। आप अगर फेज चेंज कर देंगे तो उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए, मैक्सिमम एफिशिएंसी प्राप्त करने के लिए मेरा स्लिप क्या होना चाहिए, जल्दी बताइए। कम होना चाहिए कि बहुत ज्यादा होना चाहिए कि जीरो होना चाहिए? जल्दी बताइए साहब। चलिए मैं एक सूत्र आपको बता देता हूं। मेरा दक्षता बराबर होता है P आउट बटे P इन। क्या होता है? P आउट बटे P इन बराबर होता है 1 - S। अब स्पष्ट हो गया, अगर मेरा S कम होगा तो मेरी दक्षता 100% हो जाएगी, अगर जीरो हो गया तो, है कि नहीं है? तो जितना कम होगा उतना बढ़िया है। तो राइट क्या आंसर दीजिएगा? बी नंबर। इसको नोट कर लीजिएगा, नॉर्मल स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। चलिए विद्यार्थी जी, एक और प्रश्न के साथ कार्यक्रम को समाप्त करेंगे हम लोग। सेम क्वेश्चन पूछ दिया है। अच्छा, स्लिप का माने नहीं दिया है तो टाइपिंग मिस्टेक होगा, ठीक है, डाटा छूट गया होगा। देख लेते हैं। स्लिप का मान है रनिंग ऑन स्लिप 0.4। सुधार लीजिएगा, क्या है? मोटर 0.4 स्लिप पर चल रही है, ठीक है। और रोटर का इनपुट कितना है? 1000 वाट है मैकेनिकल पावर। क्या होता है विद्वानों? PM बराबर बताइए कितना होता है? 1 - S इंटू P इन, यही ना होता है। चलिए तो क्या हो जाएगा? 1 - 0.4 गुना 1000 कर दीजिए, कितना हो गया? 0.4 है ना जी, कि 0.04? अच्छा, 0.04 स्लिप होगा। क्या होगा? 0.04 होगा, या नहीं तो 4%। तो यहां भी आप लोग कर लीजिए 0.04, ठीक है। अब हमारा वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगा। इसका मान हो गया 0.04। अब आप कर लीजिए 0.96 गुना 1000 बराबर कितना आ गया? 960 वाट आ गया। ऑप्शन ए हम ले लेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।